स्वागत है बच्चों आपका। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर लगातार मेहनत करिए। बच्चों, हम लोग सदिश विश्लेषण पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने सदिश को कैसे निरूपित किया जाता है, क्या संकेतन होता है, सदिशों के 2 प्रकार, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश, इनके बारे में और इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ा था। सदिश में हम और आगे बढ़े। सदिश के राशियों के बीच में आपस में जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है, इसको हम लोग पूरी तरीके से समझें। उसके पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपका परिचय कराएं। जो टर्म जो है, जो शब्द जो है, अक्सर आपको इस सदिश विश्लेषण के चैप्टर में आपको मिलेंगे। सदिश विश्लेषण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे पहला आपको अक्सर मिलेगा आपको समान सदिश। इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं जिनकी परिमाण व दिशाएं दोनों सेम होती है। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये परिमाण और दिशा में, लंबाई में और इसकी जो टिप है वो दोनों एक ही दिशा में है। तो ऐसे सदिश जो है वो समान सदिश कहलाते हैं। तो वे सदिश जिनकी दिशाएं व परिमाण समान होते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिख दिया गया। अगर हमें समझना चाहिए कि ये सदिश दिशा में भी और परिमाण में भी, दोनों में इक्वल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं एक साथ बनाए गए हो, जरूरी नहीं है। तो लग रहा है कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, या कहीं हो, अगर दिशा बराबर परिमाण बराबर, तो ये पक्का जान लीजिए कि वो आपके समान सदिश की परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए नंबर 2 देखा जाए। विपरीत सदिश। अपोजिट वेक्टर्स। तो ये विपरीत सदिश या अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? तो नाम से ही जाहिर है कि जिनके परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत होती है, वे सदिश जिनके परिमाण समान परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे देखिए, अगर ये सदिश बी है और ये उतना ही बड़ा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में सदिश ए है। देखिए, इसकी दिशा राइट है तो इसकी दिशा लेफ्ट है, लंबाई समान है दोनों की, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। इस रूप में ये बात रिप्रेजेंट की जाएगी। इसके बाद तीसरा आपको जानना है
संरेख सदिश। कोलिनियर वेक्टर्स। ये कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा सदिश जो एक ही लाइन में हो, एक ही रेखा में हो, समांतर रेखा में हो, चाहे वो एक ही दिशा में हो चाहे वो विपरीत दिशा में हो। देखिए ये 3 सदिश दिखाए जा रहे हैं, इनके परिमाण देखिए अलग अलग है। ये थोड़ा छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये और बड़ा है, और ये दोनों सेम लाइन में है और ये अपोजिट लाइन में है। तो ये आपके समांतर सदिश या संरेख सदिश कहे जाएंगे। तो वे सदिश जिनकी दिशाएं या जिनकी दिशाएं समांतर रेखा में होती है, जिनकी दिशाएं समांतर रेखा में होती है, चाहे वो एक ही दिशा में हो चाहे अपोजिट दिशा में हो, संरेख सदिश कहलाते हैं। संरेख सदिश कहलाते हैं। यहां चित्र है, चित्र में ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी संरेख सदिश हैं। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि देखिए वेक्टर लगा रखा है मैंने सब पे, एरो बताया भी था मैंने कि ये जो है वो आपको इंग्लिश के लेटर्स द्वारा दिखाए जाते हैं और ऊपर एरो लगाते हैं। तो ये आपको जो दिखाने का तरीका है। तो ये ए बी सी ये सब समांतर रेखाओं पे हैं, इसलिए इनको हम संरेख सदिश कहते हैं। तो ध्यान में आ गया होगा आपको। इसके बाद एक और आप जानते हैं समतलीय सदिश, कोप्लेनर समतलीय सदिश या कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, आइए इसको हम लोग जानते हैं। तो जाहिर है समतलीय सदिश वो सदिश होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। वे सदिश जो एक ही तल में, तो मतलब प्लेन में स्थित होते हैं, समतलीय सदिश कहलाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि प्लेन से आशय जो है एक तल से है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल देके बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्लेन है, दिस इज द प्लेन, और इस प्लेन में अगर ये वाला सदिश, ये ब्लैक पेन से दिखाया जा रहा है, ये सदिश इसी प्लेन में है, और ये जो है आपका ये जो दूसरी पेन दिखा रहा हूँ ये भी इसी प्लेन में है। तो ये दोनों समतलीय हैं, और तीसरी भी अगर इसी तल में है तो ये समतलीय है। अगर ये ऊपर हो गई तो ये तीनों फिर समतलीय नहीं हुई, इसका अलग प्लेन हो गया। ध्यान रखेंगे दो जो होते हैं, चाहे वो अगर ऐसे हैं तो ये आप घुमा के इसको ऐसे रख दीजिए, इस पर देखिए टच करा दिया मैंने। तो ये अगर दो ऐसे हैं तो ये प्लेन ऐसे जा रहा है, एक ऐसे कर दिया तो ये प्लेन ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हो गया प्लेन ऐसे जा रहा है। कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूँ कि दो लाइनें तो सदैव जैसे दो बिंदुओं से होकर हमेशा एक लाइन जाती है, वैसे ही दो लाइनें सदैव एक ही तल में होती हैं। जब तीसरी लाइन आती है
तब वो तय करती है कि ये तीनों अलग अलग तल में हैं। देखिए ये दोनों एक तल में हैं, ये दोनों एक तल में हैं, लेकिन तीसरी अलग हो गई। अब जब ये तीनों एक ही तल में आ जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि ये समतली सदिश है। तो इस तरह बच्चों आपको दिखाई पड़ गया होगा कि समतली तल सदिश का मतलब जो एक ही तल में हो, ऐसे सदिशों को हम समतलीय सदिश कहते हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज जाने, शून्य सदिश बड़ा अच्छा है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये शून्य सदिश क्या होता है? जीरो वेक्टर, या इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। ये जीरो वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है? तो अक्सर हम लोग जो बच्चों से पूछते हैं कि शून्य सदिश क्या होता है, तो कहते हैं ऐसा सदिश जिनका परिमाण शून्य, परिमाण और दिशाएं शून्य हो। तो परिमाण तो शून्य हो, लेकिन दिशा कैसे शून्य हो सकती है? अगर सदिश है तो दिशा तो होगी ही होगी। तो बड़ी मजे की बात यह है कि अगर परिमाण शून्य हो गया तो फिर दिशा कैसे होगी? तो ये थोड़ा सा एक असमंजस की बात है। तो इसको समझने की बात है कि यहाँ पर इस बात को कैसे कहेंगे, तो वे सदिश जिनका परिमाण तो शून्य है, वे सदिश जिनका परिमाण शून्य परंतु, ध्यान देंगे दिशा रहेगी, परंतु दिशा अनिश्चित, या कह सकते हैं स्वच्छंद, मतलब आप स्वच्छंद है अपने ढंग से लेने के लिए, नहीं होती ऐसा नहीं है, दिशा स्वच्छंद रहती है, आर्बिट्रेरी। दिशा आर्बिट्रेरी ऐच्छिक होती है। शून्य सदिश कहलाते हैं। शून्य सदिश कहलाते हैं। एक बात ध्यान देना बच्चों कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई हमको शून्य सदिश की, तो आइए इसको हम शून्य सदिशों के गुण में सीखें। तो नंबर 1, किसी सदिश में से अगर उसी सदिश को हम घटा दिया जाए तो शून्य सदिश आ जाएगा। और आपने देखा कि शून्य सदिश को हम शून्य लिख करके उसके ऊपर एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहला गुण है कि किसी सदिश को उसी सदिश से घटाने पर हमको शून्य सदिश प्राप्त होता है। तो शून्य सदिश की परिकल्पना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी सदिश में से कोई सदिश घटे, वही सदिश घटाया जाए तो फिर तो सदिश ही आएगा, और परिमाण उसका शून्य है। तो दिशा जो हमारी आवश्यकता रहेगी वो हम ले सकते हैं, लेकिन दिशा रहेगी, ध्यान रखेंगे। जैसे ये अगर 5 मीटर ईस्ट है, ये भी 5 मीटर ईस्ट है, 5 मीटर ईस्ट में से 5 मीटर ईस्ट घटाएंगे तो 0 मीटर ईस्ट। इस तरह बोलने में, इस तरह लिखने में ज़्यादा फायदा है। सेकेंड, अगर किसी सदिश में हम शून्य का गुणा कर ले रहे हैं तो भी शून्य सदिश प्राप्त हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ भी शून्य सदिश की आवश्यकता आपको क्लियर हो रही है कि किसी सदिश में अगर शून्य सदिश का शून्य का गुणा करते हैं तो हमें शून्य सदिश, क्योंकि परिमाण तो शून्य हो गया उसका गुणा होने के नाते, तो अब हमको वो शून्य सदिश के रूप में प्राप्त हो गया। आइए एक और गुण देखेंगे इसका हम। तीसरा, कि अगर किसी सदिश में शून्य सदिश जोड़ा जा रहा है तो फिर सेम वही सदिश रहता है, उसके परिमाण में सदिश में कोई अंतर नहीं आता। इसी तरह अगर शून्य सदिश घटाया जाएगा तो भी सदिश में कोई अंतर नहीं आएगा। ये आपका शून्य सदिशों के गुण हो गए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपको समझ में आई होगी यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ भी जो समस्या रहे कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा वीडियो को आप लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि आप दोस्तों से शेयर करेंगे तो आपका ग्रुप बन जाता है जो एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो चैनल को भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, उसको जरूर टच करिए, सब्सक्राइब हो जाइए। और उसके बगल में सब्सक्राइब करते ही बेल आइकॉन आएगा, एक घंटी का निशान आएगा, उसको भी आप टच कीजिएगा, जिससे मेरे जो आपको वीडियोस हैं जो आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं वो सबसे पहले आपको मिले। और अपने
पढ़ाई के प्रति आप पूरी तरीके से अवेयर रहें, जागरूक रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप मंजिल को प्राप्त करें। पढ़ाई आपकी और आपकी जिस भी क्षेत्र में आप आगे जा रहे हों वो आप वहाँ पर सफलता प्राप्त करें। तो आइए इसके आगे, ये 5 हो गए, इसके आगे कुछ और सदस्यों से हम लोग परिचित हों। तो बच्चों आइए छठा देखें हम लोग, एकांक सदिश। तो नाम से जाहिर है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, यूनिटी हो। तो वे सदिश जिनके परिमाण एकांक हो, मात्रक सदिश या एकांक सदिश कहलाते हैं। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण एकांक हो वो एकांक सदिश कहलाते हैं। और दिशा किधर होगी? तथा एकांक सदिश की दिशा दिए गए मतलब जिस सदिश के अलोंग आप निकालना चाह रहे हैं, जिस सदिश के अलोंग आप एकांक सदिश निकालना चाह रहे हैं, दिए गए एकांक सदिश की दिशा दिए गए सदिश के अनुदिश होती है। इसको थोड़ा उदाहरण से आपको समझाते हैं हम। जैसे अगर एक सदिश आपको दिया गया है ए, इसकी वैल्यू दी गई है 15 मीटर प्रति सेकंड। ए मान थोड़ा सा लेते हैं, 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ दी गई है 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसके अनुदिश आप एकांक सदिश निकालेंगे, तब सदिश ए की अनुदिश एकांक सदिश एक कैप से दिखाना, ध्यान रखिएगा। एकांक सदिश को हम एक कैप ऊपर इस तरह का निशान लगाएंगे कैप का, उसको कैप पढ़ेंगे। और ये होता क्या है, किसी सदिश में अगर उसके हम मॉडुलस, उसके मॉड से डिवाइड कर दें तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं, मॉड को डायरेक्ट आप माप से का मतलब होता है, मॉड का मतलब होता है जिससे आपने इस वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, चलिए ये वेक्टर है, मॉड को आप डायरेक्ट ए लिखेंगे, ऊपर एरो नहीं लगाएंगे तो भी मॉड ही माना जाएगा। इसीलिए वेक्टर में एक गलती कभी मत करिएगा कि ऊपर एरो लगाना आप भूल जाएंगे तो मतलब ही बदल जाएगा। ऊपर एरो लगा इसका मतलब उसमें दिशा भी है, एरो नहीं लगाए तो दिशा नहीं है, दिशा नहीं तो फिर परिमाण है। तो ये ए से परिमाण दिखाया जाता है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ये ए का जो मॉड है, जिसको हम केवल ए कहते हैं, वो कितना है 15 मीटर पर सेकंड। ये है मॉड आपका स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आइए जरा, तब एकांक सदिश कितना आ गया, तब एकांक सदिश ए कैप कितना आ गया, जिसको हमने वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए कहा था। मॉड को देखिए शुरू में लिखते हैं दो एरोज के, दो लाइंस के बीच में। तो ये कितना है आपका 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है इसकी, वेस्ट। और अगर अब आप ध्यान दीजिए तो इसको इसके मॉड से डिवाइड करेंगे। मॉड कितना है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कट जाएगा तो एक कैप की वैल्यू कितना आएगी 1। और देखिए यूनिट ही नहीं है, गजब की बात है। तो एकांक सदिश में केवल परिमाण और दिशा होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम एक, और डायरेक्शन क्या आ गई, डायरेक्शन वही जो दिए गए सदिश के अनुरूप थी।
1 वेस्ट आ गई। तो स्पष्ट है कि एकांक सदिश मात्रक विहीन होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, मात्रक विहीन होता है। दिशा तो दिए गए सदिश के अनुरूप होती है, ये भी व्यस्त दिया था तो ये भी व्यस्त ही आएगा। परिमाण 1 आ गया और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और यहीं से एक बात आपको और आनी चाहिए कि किसी सदिश ए को हम मैग्नीट्यूड ए और ए कैप द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं कि ए कैप जो होता है वो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, तो फिर वेक्टर ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इनटू ए कैप। तो इस तरीके से इस रिप्रेजेंटेशन को भी आपको समझना चाहिए। आइए इसी श्रृंखला में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छी चीज सीखते हैं, एक बढ़िया चीज, लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो बड़ा मशहूर नाम है ये, लंबकोणिक एकांक सदिश ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिखाए जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये ओरिजिन, तो एक्स एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश को हम आई कैप, वाई एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश को हम जे कैप और जेड एक्सिस के एकांक सदिश को हम के कैप द्वारा निरूपित करते हैं। और चूंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये परस्पर लंबवत होते हैं, तो इनके अनुदिश जो ये एकांक सदिश हैं, इन्हीं को हम लंबकोणिक एकांक सदिश या ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो लंबकोणिक अक्षों x, y व z के अनुदिश एकांक सदिशों क्रमशः आई कैप, जे कैप व के कैप को लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। तो आइए, क्योंकि ये एकांक सदिश है तो आई कैप का मॉड भी 1 हो जाएगा, जे कैप का मॉड भी 1 हो जाएगा और के कैप का मॉड भी 1 हो जाएगा। और दिशाएं किधर होंगी, तो आई कैप की दिशा अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कैप की जे कैप की दिशा अलोंग वाई एक्सिस और के कैप की दिशा अलोंग जेड एक्सिस होगी। यहाँ तक की बात मेरे समझ से आपको समझ में आ गई होगी, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी, क्लियर होगा, अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। आइए 8वीं एक और बात दिखाएं। एक बड़ा अच्छा नाम और पूछा जाता है इस परिभाषाओं के तहत, स्थित सदिश। स्थित सदिश तो नाम से ही जाहिर है, स्थित सदिश का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन क्लियर कर रहा हूं, पोजीशन वेक्टर। तो चलिए पोजीशन वेक्टर समझा जाए। तो यहां पर अगर कोऑर्डिनेट दिखाऊंगा फिर से, यहां पर कोऑर्डिनेट ही तो बिना रेफरेंस, एक तरह से कह सकते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड और टाइम कोऑर्डिनेट सिखाया गया था आपको।
तो निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ पर एक निर्देश तंत्र लिया मैंने एक्स वाई जेड, और इसी पर हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है। तो ये जो सदिश है, जो मूल बिंदु से P को मिलाने वाला सदिश है, यही आपका स्थित सदिश कहलाता है। तो मूल बिंदु से मूल बिंदु O से किसी बिंदु P को मिलाने वाला सदिश, यही OP, मिलाने वाला सदिश बिंदु P का स्थिति सदिश कहलाता है। स्थित सदिश कहलाता है। तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर OP, और अगर आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर, तो इसको हम और अच्छे से क्लियर करें कि वैसे तो डायरेक्टली लिख दें एक बार हम, लेकिन और अच्छे से क्लियर करें अगर हम, तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका कोऑर्डिनेट दिखाया जा रहा है, थ्री डी फिगर बना रहा हूँ मैं आपके लिए, और उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से ये बॉक्स दिखाया जा रहा है आपका, ये पॉइंट आपका P है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये तो आपकी x हो गया, ये जो डिस्टेंस है यही तो आपकी y हो गया, और इसको अगर x एक्सिस पे है तो x i कैप, y j कैप, और इधर जो ये आ गया वही तो आपका z k कैप हो गया। तो इस बिंदु को अगर हम क्लियर करें तो देखें ये O है, ये A, ये इधर B, ये पॉइंट C। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि OP को हम OA प्लस OB प्लस OC से इंडिकेट कर सकते हैं। दैट्स वेक्टर R कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्योंकि x एक्सिस पर x दूरी, y एक्सिस पर y दूरी और z एक्सिस पर z दूरी है, तो इस रूप में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब अगर हमसे कहे कोई कि R का मॉड निकाल दीजिए, इसका परिमाण कितना होगा, तो इस क्यूबॉइड में, इस घनाभ में इसका ये OP एक विकर्ण है, डायमीटर है, तो सॉरी डायगोनल है। तो ध्यान देंगे, तो इस डायगोनल के लिए जो लेंथ होती है वो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो इस रूप में इसका मॉड आ गया। तब अगर हम R के अनुदिश स्थित सदिश निकालना चाह रहे हैं, तो ये वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R इस रूप में लिखा जाएगा। तो वेक्टर R कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका स्थित सदिश समझा आपने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये आपने उसका मॉड समझा। और मॉड के बाद अगर हम वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R कर देते हैं, तो इसी स्थित सदिश के अनुदिश एलोंग आप एकांक सदिश को भी समझ गए, R कैप को भी समझ गए। तो इस पर बड़े अच्छे सवाल बनते हैं, और इन सवालों पर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, इस पर जरा हम एक आध सवाल दिखाते हैं, फिर अंतिम एक बचा हुआ है विस्थापन सदिश, उसकी हम बात करते हैं। पहले इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाने चल रहे हैं आपको। तो आइए बच्चों, एकांक सदिश को आपने समझा था, स्थित सदिश पर एक उदाहरण के रूप में सवाल लेकर के और आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं।
कि ये स्थित सदिश क्या होता है। तो देखें जरा, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2, -3 और 4 हो तो इसका स्थित सदिश R लिखिए। तो हमने कहा था कि यदि किसी बिंदु का निर्देशांक x y z है तो स्थित सदिश R क्या होता है, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होता है। तो सॉल्यूशन क्या है, यदि बिंदु P x y z के या का स्थित सदिश R निम्नवत है तो दिए गए बिंदु P क्या क्या है, 2, -3 व 4 का स्थित सदिश क्या हो जाएगा, x की जगह 2 आ गया तो 2i कैप, y की जगह -3 है -3j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका इस बिंदु का स्थित सदिश हो गया। तो अगर इसका परिमाण निकालना है, इसलिए मॉड ऑफ r कितना आ जाएगा, इसको हम केवल r कहते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4, 9 और 16, 16, 9, 25 और 4, 29, ये इसका मॉड आ गया। इसलिए स्थित सदिश R जो OP है कि अनुदिश एकांक सदिश, अगर एकांक सदिश ज्ञात करना हो तो R कैप बराबर आ गया वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। तो वेक्टर R कितना है भाई, वेक्टर R ये लिखा हुआ है 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, और मॉड ऑफ R कितना निकाला मैंने, मॉड ऑफ R आपने कितना निकाल लिया, मॉड ऑफ R आ गया अंडर रूट 29। तो उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी और किस प्रकार से हम स्थित सदिश निकालते हैं, किस प्रकार से उसका मॉड निकालते हैं और किस प्रकार से हम उसके अनुदिश एकांक सदिश भी निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल देकर मैंने इसको क्लियर किया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अंतिम एक परिभाषा हम आपको और दिखाएं, इसके बाद हम लोग सदिशों की संक्रियाओं के पे चलेंगे, सदिशों की आपस में कैसे संक्रियाएं होती हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। आइए एक और देख लिया जाए और उसको बोलते हैं विस्थापन सदिश। तो ध्यान दें, विस्थापन सदिश की हम बात कर रहे हैं। ये विस्थापन सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश नंबर 9, विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर। तो जरा ध्यान दें, यहाँ ये कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। यहाँ दो बिंदु है, एक बिंदु ये P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है। ये एक बिंदु आपका Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है। और अगर हम P से Q को मिला देते हैं, इसको हम स्थित सदिश R1 दिखा रहे हैं, इसको स्थित सदिश R2 दिखा रहे हैं, और यही डेल्टा R है जिसके बारे में हम लोग को सीखना है। तो चलिए, यदि बिंदु P कोऑर्डिनेट कितना, x1, y1, z1 तथा बिंदु Q जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 के मध्य विस्थापन सदिश PQ, P से Q तक आ रहा है। तो P से Q तक मतलब अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। इस तरह से स्थित सदिश डेल्टा R को हम R2 माइनस R1 के रूप में जानेंगे। और यहाँ R2 है कितना, तो R2 को मैंने अभी स्थित सदिश में समझाया आपको कि दैट बिकम्स x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस R1 कितना है, x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। दोनों को आप घटा के अगर आप देखेंगे तो डेल्टा R कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, i में से i वाला घटेगा, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इस रूप में ये आ गया, इसलिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। ये आ गया वेक्टर R। तब अगर हमें मॉड ऑफ डेल्टा R निकालना है तो आप समझ सकते हैं मॉड ऑफ डेल्टा R कैसे निकलेगा। तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ डेल्टा x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ डेल्टा y स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ डेल्टा z स्क्वायर। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, डेल्टा x माने x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल, इस रूप में चीज है। तथा अगर हमें r मॉड ऑफ डेल्टा R समझ चुके हैं, डेल्टा R समझ चुके हैं, विस्थापन सदिश समझ गए हैं, उधर आपको एकांश सदिश निकालना है, तो वेक्टर डेल्टा R अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा R, तो ये आ जाएगा डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप अपॉन अंडर रूट डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर प्लस डेल्टा z स्क्वायर। इस तरह से आप एकांश सदिश भी ज्ञात कर सकते हैं। तो विस्थापन सदिश क्या है, ये बात आपको दिमाग में आ गई होगी कि फाइनल माइनस इनिशियल, इस रूप में अगर आप करते हैं, फाइनल पॉइंट का जो है स्थित सदिश में से इनिशियल पॉइंट का स्थित सदिश अगर आप बढ़ा देते हैं तो आपको विस्थापन सदिश ज्ञात हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार हम लोगों ने कई सारी परिभाषाएं यहाँ पर सीखी जो हम लोग को सदिश विश्लेषण में बहुत जरूरत पड़ेगी। समान सदिश, विपरीत सदिश, इसके अलावा हम लोगों ने सीखा समतलीय सदिश, संरेखीय सदिश और सबसे महत्वपूर्ण एकांक सदिश, इसके बाद स्थित सदिश और इसके बाद विस्थापन सदिश, जिस पे आप छोटे मोटे सवाल भी बनते हैं वो भी मैंने आपके लिए क्लियर किया। तो बच्चों अपनी पढ़ाई को आप जम के जारी रखिएगा, काफ़ी मेहनत करिए, जितनी कर पाइए करिए, क्योंकि फिजिक्स है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन है और नेचर अनंत है। तो आपकी पढ़ाई की धार भी उस रफ्तार में होनी चाहिए कि जैसे आप अनंत की दूरी तय करने जा रहे हैं। तो बच्चों मेहनत करें, मेरी शुभकामनाएं और मेरी मेहनत
आपके साथ है। गुड लक बच्चों, कीप सेफ, कीप एट होम एंड बी हेल्दी। गुड लक।